प्रिय प्रशिक्षुओं, आपका आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है और आज के विषय का प्रकरण है शिक्षा के प्रकार। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा कई प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा वगैरह। तो आज का जो विषय रहेगा अध्ययन का वो औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। इस औपचारिक शिक्षा जो नियमित रूप से हमारे समाज में प्रचलित है, आदिकाल से चली आ रही है, वैदिक काल, बौद्ध काल, ये औपचारिक शिक्षा ही चलती रही है। और इस औपचारिक शिक्षा को कुछ बदलने का आदर्शवाद ने प्रयास किया है कि शिक्षा को गुरु के बिना दिया जाना चाहिए। फिर प्रकृतिवाद आया। प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, केवल उसकी देखभाल करो, वो जैसा भी होगा अपने आप सीख जाएगा। लेकिन औपचारिक शिक्षा का अपना अलग महत्व है। एक ऐसी शिक्षा जो निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्तियों द्वारा, निश्चित समय में और निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा पूर्ण की जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इस औपचारिक शिक्षा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का एक ऐसा स्थान जहाँ की औपचारिक शिक्षा को पूरा किया जा सकता है, वो है आपका विद्यालय। क्योंकि विद्यालय एक निश्चित स्थान है, पढ़ाने वाले भी निश्चित हैं, पाठ्यक्रम भी निश्चित है। तो इस तरह से विद्यालय को औपचारिक शिक्षा का प्रधान केंद्र माना जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, विद्या धन आलय, विद्या का आलय घर, एक ऐसी जगह जहाँ की शिक्षा प्रदान की जाती है, उस जगह को विद्यालय कहा जाता है। इस विद्यालय की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी के वर्ड स्कूल की ग्रीक वर्ड से हुई है, स्कोला। स्कोला मीन्स लेजर। लेजर कहते हैं अवकाश या एक ऐसी जगह जहाँ विश्राम किया जाए। चूँकि ये ग्रीक वर्ड है, तो प्राचीन समय में जब रोम में लोग कार्य करते थे तो अपनी थकान को मिटाने के लिए एक जगह एकत्रित हुआ करते थे। उस जगह को वो लेजर प्लेस बोला करते थे, स्कूल। फिर धीरे धीरे उस जगह को परिवर्तित करके सीखने, सिखाने, बातचीत के द्वारा आदान प्रदान करने का स्थान मान लिया गया और उसको स्कूल के नाम से स्थापित कर दिया गया, जो कि ग्रीक वर्ड स्कूला से बना है। अब विद्यालय की आवश्यकता आप समझ ही रहे हैं कि निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में निश्चित छात्रों को निश्चित लोगों के द्वारा पूर्ण कराने के लिए विद्यालय की अति महती आवश्यकता है। क्योंकि अगर एक स्थान निर्धारित नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें एक जगह कैसे आ सकती हैं, कहने का मतलब पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जो विद्यालय का महत्व है ये आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। दूसरा है विद्यालय का महत्व, क्योंकि इतने सारे कार्य, कितने क्रियाकलाप होते हैं, उन सबको एक निर्धारित प्रारूप में पूरा करना ये एक विद्यालय ही हो सकता है। और विद्यालय इतने महत्व का स्थान है कि जहाँ बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है, उसके पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है। सारी चीज़ें पूरी करने के लिए विद्यालय का अत्यधिक महत्व है। आगे देखते हैं विद्यालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्कूल। अब वो जो विद्यालय है
विद्यालय के कार्यों को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है आपका औपचारिक कार्य और दूसरे हैं अनौपचारिक कार्य। औपचारिक कार्यों के अंतर्गत वो सारे कार्य आ जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं या जो पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं प्रत्यक्ष रूप में। जैसे फॉर्मल वर्क्स में छात्रों की निर्णय शक्ति का विकास करने के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम को उन निर्णय करने वाली शक्तियों को समझाकर बताना। कहने का मतलब जो भी नेतृत्व के गुण हैं वो विकसित करना, बच्चे का चरित्र निर्माण करवाना, आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परीक्षण देना, ये सारी चीज़ें आपकी औपचारिक कार्यों के अंतर्गत आती हैं। छात्रों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे बिना किसी भार डाले अपनी आजीविका कमा सकें, अपने को भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को हासिल कर सकें, अतीत के अच्छे मूल्यों को अधिक मूल्यवान बनाकर आने वाली पीढ़ी को प्रदान कर सकें। तो इस तरीके से भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति से डटकर मुकाबला कर सकें। ये जो निर्धारित किया गया है पाठ्यक्रम, उसके अंदर ये सारी चीज़ें समाहित हैं। तो उस पाठ्यक्रम के माध्यम से इन सारी चीज़ों को बच्चों के अंदर विकसित करवाना ये औपचारिक कार्य है विद्यालय के। अब दूसरे हैं अनौपचारिक कार्य, इनफॉर्मल वर्क्स। अनौपचारिक कार्यों के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं कि सक्रिय वातावरण का निर्माण करना, जिसमें कि बच्चे रुचिपूर्वक और रचनात्मक होकर के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इसी के साथ साथ खेल कूदों का आयोजन होना, स्काउटिंग का कार्य होना, स्वास्थ्य कार्य के लिए अन्य व्यवस्थाएं करना। कहना मतलब छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण देना, इसके साथ बच्चों को समाज सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक उत्सवों में किस तरीके से सकारात्मक रूप से प्रतिभाग किया जाए ये सिखाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, छात्रों को सामाजिकता का प्रशिक्षण देना, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं वह ये प्रतियोगिताएं करवाना जिससे कि बच्चे आत्माभिव्यक्ति कर सकें, चित्रकला का आयोजन करवाना, प्रदर्शनियां लगवाना, बाल सभा करवाना, संगीत सम्मेलन या नाटकों का मंचन करवाना, राष्ट्रीय पर्वों पे प्रस्तुतियां दिलवाना। ये सारे काम हैं जो कि अनौपचारिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, ये विद्यालय के द्वारा किए जाना चाहिए। विद्यालय को इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए निर्धारित किया गया है, औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का मुख्य केंद्र है, उसके इतने सारे कार्य हैं। तो इन कार्यों को अच्छे से संचालित करने के लिए विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के मुख्य सुझाव, जिससे कि विद्यालय अपने इन कार्यों को ठीक से पूर्ण कर सके, इसके लिए ये ज़रूरी है कि विद्यालय का भी ध्यान रखा जाए। तो इसमें कुछ ऐसे सुझाव हैं जो विद्यालय को सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य हैं। तो उस पर आइए देखते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला है घर तथा परिवार से सहयोग। कहने का मतलब बच्चों के घर और अभिभावकों के परिवार, इससे भी सहयोग विद्यालय को मिलना चाहिए। जिसमें के अभिभावक संघ, अभिभावक दिवस, प्रगति पत्र और गृह संपर्क,
4 बिंदु हमने रखे हैं, इनमें आप चाहें तो और भी शामिल कर सकते हैं। अभिभावक संघ, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उनके अभिभावकों का एक समूह बनाना। वैसे आपने शिक्षक अभिभावक संघ बनाया होगा, तो उसके माध्यम से बच्चों को दिन प्रतिदिन जो भी समस्याएं आती हैं या जो भी नई गतिविधियां हैं उनसे अभिभावकों को परिचित कराना, ताकि वो विद्यालय के कार्यों में हर अपना सहयोग दे सकें। इसके लिए क्योंकि अधिकतर जो अभिभावक होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और उनके कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अभिभावक दिवस निर्धारित किया जाए। ज़्यादा नहीं तो महीने में कम से कम 2 अभिभावक दिवस, पाक्षिक एक पक्ष में एक अभिभावक दिवस बना दिया जाए, जिसमें कि अभिभावकों का प्रतिभाग करना जरूरी हो, जिससे कि समाज और विद्यालय दोनों के बीच की जो समझदारियां हैं या जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन हो सके। जो भी बच्चे हमारे विद्यालयों में कार्यरत हैं, क्या नाम मतलब शिक्षा ले रहे हैं, उन बच्चों को परीक्षा के अंत में प्रगति पत्र, उनका रिपोर्ट कार्ड अवश्य दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें ये बना रहे कि ये जो विद्यालय और समाज है इन दोनों का एक घनिष्ठता का संबंध है। अगला है गृह संपर्क। यदि बच्चा नहीं आ पाता है तो बच्चों के घर पे जाके अभिभावकों से संपर्क कर लिया जाए, जिससे कि घर का और घर परिवार का और विद्यालय का आपसी संबंध बना रहे, सहयोग एक दूसरे का होता रहे। दूसरा बिंदु है आपका सामाजिक जीवन से संपर्क। विद्यालय का समाज से जुड़ाव बना रहना चाहिए कंटिन्यूसली। अगर समय ज़्यादा लगता है तो फिर जुड़ाव होता ही रहे। तो सामाजिक जीवन से संपर्क में है जैसे प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र। विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, अगर केंद्र चल रहा है अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि जो विद्यालय का समय है वो ख़त्म होने के बाद शाम को या अर्ली मॉर्निंग में जब भी जो प्रौढ़ लोग हैं उनको समय मिलता है तो वहाँ उनकी कक्षाएं संचालित करने के लिए विद्यालय का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि प्रौढ़ जो लोग हैं वयस्क हैं उनके भी दिमाग में ये बात रहे कि हाँ ये विद्यालय हमारा भी है और इस विद्यालय की देखभाल करना और इस विद्यालय की सुरक्षा करना हमारा भी काम बनता है। अगला है सामाजिक विषय का परिवेशी अध्ययन। जितने भी सामाजिक विषय हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इन सभी विषयों का अध्ययन है वो परिवेश से जोड़ते हुए, जैसा कि हमारा NCF 2005 कहता है कि बच्चे को विद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकालिए। मीन्स जो भी आप पढ़ा रहे हैं, आप बताने जा रहे हैं, उसको बच्चे के परिवेश से जोड़ते हुए, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र, जो भी सामाजिक विषय से संबंधित हो या नैतिक ज्ञान से संबंधित हो, वो आप बच्चे के परिवेश से जोड़ें, जिससे उन्हें रुचि हो और जो विषय की कठिनाई है उस कठिनाई को दूर करने में आसानी हो। अगला बिंदु है समाज के सदस्यों को आमंत्रित करना। ऐसा नहीं है कि अध्यापक ही शिक्षण कार्य कर सकते हैं, इसके साथ साथ सामाजिक जीवन से संपर्क स्थापित करने के लिए गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किसी भी विषय के विशेषज्ञ, जिनमें आपके रिटायर्ड शिक्षक हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, कोई अच्छे कारीगर हो सकते हैं, अगर हों तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब कहाँ रखें, इस तरीके से हो सकते हैं, उन लोगों को विद्यालय में आमंत्रित करना। या कोई अन्य हस्त कौशल वाला व्यक्ति है जो बहुत अपने हस्त कौशल का
मास्टर है तो उसको भी आमंत्रित किया जा सकता है, उसको भी बुलाएं विद्यालय में और बच्चों को बता दें, अभिभावकों को सूचित कर दें कि ये हमारे विद्यालय में शिक्षक कार्य करेंगे। जैसे कोई मिट्टी के कार्य बनाने का काम है तो उन्हें आमंत्रित कर लें कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाएं, कैसे मिट्टी बनाएं, क्या करें, कैसे नहीं करें, तो वो जो चूँकि स्पेशलिस्ट हैं तो वो बताएंगे। तो इस तरीके के हर विषय से लगभग संबंधित जो भी हमारे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, विद्यालय के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनको आमंत्रित किया जा सकता है। अगला बिंदु है आपका राज्य का संरक्षण। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य का, स्टेट का संरक्षण बहुत जरूरी होता है। आपने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्टा, जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं था। तो उसने एक बात कही है कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन शुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि राज्य का, सरकार का जन शिक्षा का कार्य करना प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जो मानसिक या प्रत्यक्ष जनता से जुड़े हुए कार्य होते हैं उनको जनता को सुशिक्षित करना राज्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तो इसके लिए औपचारिक शिक्षा को अच्छे से संचालित करने के लिए राज्य का ये प्रथम कार्य बनता है कि अच्छे विद्यालयों की स्थापना करी जाए, जिनमें कि लगभग जो एक अच्छे विद्यालय के लिए स्थितियां होना चाहिए वो पूर्ण हों, चाहे वो स्वच्छ वातावरण हो, चाहे हवादार कमरे हों, ये सारी चीज़ें अच्छे विद्यालय में सारी चीज़ें आ जाती हैं। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षक हैं वो कर्तव्य बोध को जानते हों, अपने विषय के साथ साथ सामाजिकता को ग्रहण करने वाले हों और उनकी जो योग्यता है वो शिक्षण के लिए उपयुक्त हो। वो मनोविज्ञान को समझते हुए, बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रयासरत रहें। ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति सरकार को या राज्य को करना चाहिए। उचित नियंत्रण। सरकार तमाम तरीके के विद्यालय खुलवा दिए हैं, कोई वित्त पोषित है, कोई स्ववित्त पोषित है, कोई एडेड है, कोई कैसा ही है, खुलवा दिया, अच्छी बात है। लेकिन इन विद्यालयों पर सभी पर नियंत्रण सरकार अपना रखे उचित तरीके से, जिससे कि वो स्वेच्छाचारिता न कर सके। और निरीक्षण व्यवस्था, ये विद्यालय सही कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन्हें जो दिया गया है उस शेड्यूल को पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कार्य को देखने के लिए जो निरीक्षण व्यवस्था है, इंस्पेक्शन का कार्य है, वो भी नियमित रूप से होता रहे। इस नियमित निरीक्षण व्यवस्था के लिए व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। जैसे केंद्रीय स्तर पर आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसको NCERT बोलते हैं, राज्य स्तर पर SCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला लेवल पर डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, और ब्लॉक लेवल पर BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ये गवर्नमेंट ने पहले से बना रखे हैं, लेकिन सब आपके सामने प्रत्यक्ष है किस तरीके से यहाँ अच्छे से या वो निरीक्षण व्यवस्था डेवलप की जानी चाहिए, जिससे कि विद्यालय के ऊपर नियंत्रण बना रहे। तो इस तरीके से आज हमने ये अध्ययन किया। अब आगे का टॉपिक कल